Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने आइसोमेरिज्म की टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म कहा था, और फिर दूसरी थी हमारे पास स्टीरियो। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये है स्टीरियो आइसोमेरिज्म की एक टाइप, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ये जो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स होते हैं ये कई तरह के हैं। इनमें से आज हमने सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पढ़नी है, और वो भी सिर्फ अल्कीन्स में। और भी क्लासेस हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ हम अल्कीन्स में देखेंगे और फिर सिस और ट्रांस आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होती है, इनको हम कन्फिग्रेशनल भी कहते हैं। यानी ये ज्योमेट्रिक आइसोमर होते हैं, कन्फिग्रेशनल आइसोमर भी कह सकते हैं इनको। कन्फिग्रेशनल मींस ये एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं, यानी एक आइसोमर को दूसरे से हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसा कि सिस को ट्रांस से अलग किया जा सकता है डिफरेंट मेथड्स के जरिए। कन्फिग्रेशनल आइसोमर में जो हमारे पास सिस और ट्रांस फॉर एग्जांपल आइसोमर्स हैं, तो ये बॉन्ड ब्रेक करके हम सिस को ट्रांस और ट्रांस को सिस में बदल सकते हैं। जबकि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में वो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन थी, तो उनको हम सेपरेट भी नहीं कर सकते, और फिर उनमें बॉन्ड ब्रेकेज भी नहीं होती। तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कन्फिग्रेशनल, इनको हम एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म के लिए सबसे अहम बात है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए। ये सबसे अहम बात है। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तरह की हो, उस वो तब होगी जब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी। और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कई तरह से हो सकती है। वो डबल बॉन्ड से हो सकती है, रिंग से हो सकती है, ये सारी टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हैं इनकी टाइप्स हैं, सिस ट्रांस है, ई एंड जी है, और सिन और अंताय है। तो ये तीन टाइप्स हैं, हम सारी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में सिस ट्रांस है, और सिस ट्रांस सिर्फ और सिर्फ हम अल्कीन्स में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिर्फ डबल बॉन्ड की वजह से है। बाकी एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सिस ट्रांस के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म है। इसके लिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए, और रोटेशन तभी रिस्ट्रिक्टेड होगी अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा, पाई बॉन्ड बनेगा। दूसरी बात, डिफरेंट ग्रुप्स विद ईच कार्बन, यानी ये जो कार्बन कार्बन दो हमारे पास कार्बन है डबल बॉन्ड बना रहे हैं, हर एक के ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। और नंबर थ्री, ये ग्रुप्स आपस में आइडेंटिकल होने चाहिए। एक कार्बन के ग्रुप दूसरे कार्बन से मिलने चाहिए, एक कम से कम दो ग्रुप जरूर सेम होने चाहिए, यानी एक कार्बन का एक और दूसरे का भी एक ग्रुप जरूर कॉमन होना चाहिए। वैसे तो सिस ट्रांस के लिए जो एक कार्बन के साथ ग्रुप अटैच है वही दूसरे के साथ भी अटैच होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। लेकिन सिस ट्रांस तब भी हो सकती है अगर दो सिमिलर हों। देखें एग्जांपल, ये हमारे पास मैलिक एसिड है। मैलिक एसिड ये सिस आइसोमर है। अब जरा कंडीशन चेक करें यहां पर। क्या पहली कंडीशन क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये है, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देखें ये डबल बॉन्ड मौजूद है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। फिर डिफरेंट ग्रुप विद ईच कार्बन, देखें ये वाला कार्बन है, इसके साथ डिफरेंट ग्रुप हैं, एक सी डब्ल्यू एच है और दूसरा एच है। इस कार्बन के ग्रुप भी आपस में डिफरेंट हैं, एक सी डब्ल्यू एच है, दूसरा एच। तीसरी कंडीशन क्या है? आपस में दोनों कार्बन के ग्रुप आइडेंटिकल होने चाहिए। देखें इसके साथ भी सी डब्ल्यू एच है, इसके साथ भी सी डब्ल्यू एच है, इसके साथ भी एच है, इसके साथ भी एच है। यानी तीनों कंडीशन पूरी होंगी, डबल बॉन्ड भी है, और हर कार्बन के ग्रुप जो है उस कार्बन के अपने ग्रुप दोनों डिफरेंट है, लेकिन दूसरे कार्बन से आइडेंटिकल है। तो तीनों कंडीशन पूरी हो गई। अब आप जो डबल बॉन्ड है हमारे पास, इस डबल बॉन्ड में हमने क्या करना है, यहां पर लाइन लगा लेनी है, डबल बॉन्ड को कट कर देना है इस तरह से।
और फिर देखें क्या एक जैसे ग्रुप इस लाइन के सेम साइड पे आए हैं। यस, ये देखें ये हाइड्रोजन सेम साइड पे आ गए हैं और COOH जो ग्रुप है वो सेम साइड पे आ गए हैं। तो इसका मतलब है ये सिस आइसोमर है। अब ये सिस मैलिक एसिड है। सिस मैलिक एसिड को अगर आपने ट्रांस में बदलना है तो ये जो दरमियान में पाई बांड है इसको ब्रेक करना होगा, वैसे नहीं ये चेंज हो सकता, इसलिए इनको कहते हैं कन्फिग्रेशन आइसोमर्स। अब अगर हम इसका ट्रांस आइसोमर ड्रा कर लें, ये इसका ट्रांस आइसोमर है। फिर देखें यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है। इस कार्बन के ग्रुप आपस में डिफरेंट है, H और COOH, इसके भी H और COOH डिफरेंट है, लेकिन इस कार्बन के ग्रुप दूसरे कार्बन से आइडेंटिकल है। अब आप डबल बॉन्ड को दरमियान से यहां से कट कर लें तो देखें क्या एक जैसे ग्रुप सेम साइड पे आए हैं। नो, एक H है और दूसरा COOH है। तो ये इसका मतलब है सिस नहीं है, दिस इज ट्रांस आइसोमर और इसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड, जो मैलिक एसिड होता है वो सिस आइसोमर होता है, मैलिक एसिड सिस आइसोमर है और फ्यूमेरिक एसिड जो है वो ट्रांस आइसोमर है। तो ये हमारे पास मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड सिस और ट्रांस आइसोमर्स हैं। तो आपने कंडीशन याद रखनी है, डबल बॉन्ड, हर कार्बन के ग्रुप डिफरेंट और दूसरे कार्बन से आइडेंटिकल होने चाहिए। तो इस तरह से ये ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म हो जाएगी। अब इसमें एक और कंडीशन देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इस कार्बन के साथ एक H है और दूसरा फर्ज करें CN है, और दूसरे कार्बन के साथ एक H है और दूसरा मिथाइल ग्रुप है। अब यहां पर देखें ग्रुप आइडेंटिकल नहीं है दोनों कार्बन के आपस में, इसके साथ H और CN है, इसके साथ H और मिथाइल है, लेकिन कम से कम दो मैच कर रहे हैं, यानी इसके साथ और इसके साथ एक एक ग्रुप कॉमन में है। तो अगर एक एक ग्रुप भी कॉमन में आ जाए तो हम उसको सिस ट्रांस कह सकते हैं, जैसा कि ये ट्रांस है। यहां पर दरमियान में लाइन खींचें तो ये हमारे पास हो जाएगा ट्रांस, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एक साइड पे नहीं है। तो इस तरह हो सकता है। अगर सारे ग्रुप डिफरेंट आ जाएं या दो से ज्यादा ग्रुप डिफरेंट आ जाएं तो फिर हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे जो कि हमारे पास E और Z है। इसके बाद हम सेस और ट्रांस आइसोमर्स का थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। सेस और ट्रांस आइसोमर में जो हमारे पास सेस आइसोमर है उसकी पोलैरिटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा पोलर होता है, जबकि ट्रांस आइसोमर की पोलैरिटी कम होती है। एक्चुअली जो ट्रांस आइसोमर होता है उसमें इक्वल डायपोल एक दूसरे को कैंसिल करने का चांस होता है अगर ग्रुप बिल्कुल आइडेंटिकल है, जैसे इधर Cl है और इधर भी Cl है और यहाँ पर हमारे पास ये H है और ये H है। तो ये हमारे पास ट्रांस आइसोमर है, क्योंकि यहाँ पर लाइन लगाएं, डबल बॉन्ड को दो हिस्सों में तकसीम करें तो एक जैसे ग्रुप सेम साइड पे नहीं है। तो ये हमारे पास ट्रांस है। ट्रांस में क्या होगा, ये क्लोरो और ये क्लोरो इक्वल डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब जरूरी नहीं है कि ट्रांस हमेशा नॉन पोलर हो। देखें अगर मैं यहां पर Cl की बजाय Br लगा दूं तो अब ये एक दूसरे के डाइपोल को कैंसिल नहीं कर पाएंगे और इसमें थोड़ी पोलैरिटी आ जाएगी। अगर तो बिल्कुल एक जैसे ग्रुप है, जैसे इधर भी H और Cl है, इधर भी H और Cl और ट्रांस है, तो फिर तो नॉन पोलर होगा इसकी। लेकिन अगर यहाँ पर है ट्रांस है लेकिन ये वाले ग्रुप एक क्लोरो है एक फ्लोरो है, तो फिर इसमें थोड़ी सी पोलैरिटी आ जाएगी। आमतौर पर सिस ज्यादा पोलर होते हैं ट्रांस से। अब अगर ये ज्यादा पोलर होते हैं तो फिर इनका डाइपोल मूवमेंट भी ज्यादा होगा। व्हाट्स डाइपोल मूवमेंट? डाइपोल मूवमेंट इज द डिग्री ऑफ पोलैरिटी, यानी ये जो है हमारे पास सिस वाला उसका डाइपोल मूवमेंट एज कंपेयर टू ट्रांस ज्यादा होगा, ट्रांस वाले का डाइपोल मूवमेंट कम हो जाएगा। तीसरा है मेल्टिंग पॉइंट। जो ट्रांस हमारे पास होते हैं उनमें सिमेट्री अच्छी होती है, पैकिंग क्लोज हो जाती है। तो इसका मतलब है जो ट्रांस है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सिस वाला जो हमारे पास कंपाउंड होता है, जैसे देखें ये हमारे पास क्लोरो है और ये वाला भी क्लोरो है। सिस में ये प्रॉब्लम होती है कि एक जैसे ग्रुप सेम साइड पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये बड़े ग्रुप सेम साइड पे आ गए हैं तो इनमें रिपल्शंस आपस में ज्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से पैकिंग अच्छी नहीं आती, सिमेट्री अच्छी नहीं आती। तो जो ट्रांस आइसोमर होते हैं
उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और सिस का कम होता है। ट्रांस का ज्यादा क्यों होता है, सॉरी, ये जो हमारे पास ट्रांस है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, इस तरह से आएगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आना चाहिए, ये एरो का सिंबल गलत लग गया। सिस का मेल्टिंग पॉइंट कम, क्योंकि उसमें सिमिट्री अच्छी नहीं होती इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से, जबकि ट्रांस में सिमिट्री अच्छी आती है। सिमिट्री अच्छी आएगी तो पैकिंग अच्छी होगी, पैकिंग अच्छी होगी तो मेल्टिंग पॉइंट अच्छा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट देखें तो बॉइलिंग पॉइंट में चूंकि इसमें पोलैरिटी है, इसमें कुछ डाइपोल मूवमेंट है, तो पोलैरिटी की वजह से आमतौर पर जो सिस हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, जबकि जो ट्रांस हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। इसी तरह आप सोलबिलिटी भी देख सकते हैं। जो हमारे पास ये सिस आइसोमर होते हैं इनकी सोलबिलिटी अनर्ट सॉल्वेंट में ज्यादा होती है और ट्रांस की सोलबिलिटी कम होती है। एस्टिक स्ट्रेंथ भी आप देख सकते हैं, स्टेबिलिटी भी देख सकते हैं। आमतौर पर जो ए साइक्लिक होते हैं सिस आइसोमर उनकी स्टेबिलिटी थोड़ी होती है, क्यों? उनकी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होती है, इसी वजह से तो उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। क्योंकि इनमें ग्रुप सिस में क्या करते हैं, इसमें एक दूसरे को रिपेल करते हैं, करीब होते हैं, सेम साइड पे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होती हैं। और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होने की वजह से जो ओपन चेन वाले होते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स, इनमें सिस की स्टेबिलिटी आमतौर पर कम होती है। सॉल्युबिलिटी इनकी ज्यादा होती है सिस की, जबकि स्टेबिलिटी कम। तो इसका मतलब है इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है और स्टेबिलिटी भी कम होती है। बाकी पोलैरिटी, डाइपोल मूवमेंट, सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट सिस के ज्यादा होते हैं ट्रांस से। इसके बाद आप ये भी चेक कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी अभी एग्जांपल लिए इस फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड की। तो जो हमारे पास मैलिक एसिड है चूंकि वो सिस है तो जब वो एच दे देता है, चूंकि दोनों सी डब्ल्यू एच सेम साइड पे होते हैं, ये इसने एच दे दिया, ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड भी सेम साइड पे है, तो प्रोटॉन देने के बाद इसमें इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, जिसकी वजह से ये एच आसानी से दे देता है। तो यही वजह है जो हमारे पास ये मैलिक एसिड होता है, मैलिक एसिड ज्यादा स्ट्रांग होता है, सिस वाला ज्यादा स्ट्रांग क्यों आया यहाँ पर इस केस में, स्पेशल केस में? क्योंकि यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया जब उसने एच दे दिया, जिसकी वजह से इसका एच देना आसान हो जाता है, ये आसानी से एच दे देता है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स सिस ट्रांस आइसोमर। और सिस ट्रांस आइसोमर सिर्फ और सिर्फ हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहां पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है वहां पर हमने चेक किया है। हम सिस ट्रांस रिंग वाले सिस्टम में भी चेक करेंगे, इवन जो साइक्लोहेक्सेन की हमारे पास चेयर फॉर्म होती है उसमें भी चेक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।